भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। तो लास्ट लेक्चर में हमने लिक्विड स्टेट को कंप्लीट किया था, उसमें वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के काफ़ी सारे एमसीक्यूज हमने हल किए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का तीसरा पोर्शन, दैट इज सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट हमने पढ़ा है कि मैटर की वो स्टेट है जहां डेफिनेट शेप भी होती है, डेफिनेट साइज भी होती है, तो उस स्टेट को क्या कहा जाता है, सॉलिड स्टेट। तो हम हेडिंग देते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड साइज, शेप भी फिक्स होती है, साइज भी फिक्स होती है। और सॉलिड में जो एटम्स होते हैं या आयंस होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। तो उस स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू वन अनदर। पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, बहुत ही करीब होते हैं। तो क्यों, ड्यू टू ए स्ट्रॉन्ग intermolecular force between the atoms, ions और molecules। atoms, ions और molecules के बीच में strong intermolecular force होती है। तो अब इस force की वजह से क्या होता है, empty space is negligible। अगर एम्प्टी स्पेस नेग्लिजिबल होगा तो फ्री मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो इफ पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टुगेदर तो इट मींस देयर आर नो एम्प्टी स्पेसेस, इफ देयर आर नो एम्प्टी स्पेसेस इट मींस देयर इज नो फ्री मूवमेंट। और इस फ्री मूवमेंट ना होने की वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो गैसेस में मैक्सिमम लेवल पर हैं और सॉलिड में मिनिमम लेवल पर, ठीक है। और यहां पार्टिकल्स में अगर फ्री मूवमेंट नहीं होती तो क्या होती है, ओनली वाइब्रेशनल मोशन इज ऑब्जर्व्ड इन सॉलिड्स। अब सॉलिड्स में अगर बिहेवियर देखा जाए तो बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स में हम देख सकते हैं कि सॉलिड में हमारे पास कंप्रेशन बिल्कुल ना होने के बराबर, ठीक है। डिफॉर्मिटी, डिफ्यूजन, ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो सॉलिड में है। कंप्रेशन में क्या होता है, प्रेशर अप्लाई करने से पार्टिकल्स क्लोज आ जाते हैं, वॉल्यूम कम हो जाता है। अब पार्टिकल्स क्लोज तब आएंगे जब पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेस हो। सॉलिड में तो एम्प्टी स्पेस ना होने के बराबर है, तो उस ना होने के बराबर ना होने की वजह से सॉलिड में कंप्रेशन नियरली जीरो है। उसके बाद डिफॉर्मेशन, अब सॉलिड में पार्टिकल्स टाइटली हेल्ड हैं, तो अगर आप उस पे ज्यादा फोर्स लगाओगे, ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो उसमें क्या हो जाएगा, डिफॉर्मिटी पैदा हो जाएगी, डिफॉर्मेशन पैदा हो जाएगी, एक किस्म की बिगाड़ पैदा हो जाएगी, ठीक है। और डिफ्यूजन हमने पढ़ा है कि फ्री मूवमेंट की वजह से होता है। फ्री मूवमेंट वहां पर होगी जहां एम्प्टी स्पेसेस होंगे। तो लिक्विड उसमें सॉलिड में एम्प्टी स्पेसेस ना होने के बराबर हैं, तो डिफ्यूजन नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत डिफ्यूजन होगा भी तो वो डिफ्यूजन किस वजह से होगा, वो डिफ्यूजन होगा वाइब्रेशनल मोशन की वजह से। वाइब्रेशनल मोशन एज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। समझ गए आप, इसको केएमटी में भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टुगेदर एज देयर आर नो एम्प्टी स्पेसेस, सो फ्री मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड। अगर फ्री मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है तो कोई भी फिनोमेना इसमें नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि सॉलिड में हमारे पास क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऑर्डर कहां होता है, सॉलिड में, ठीक है। अगर ऑर्डर सबसे कम देखा जाए तो सबसे कम ऑर्डर कहां होता है, उसमें गैस में। और डिफ्यूजन देखा जाए तो डिफ्यूजन में सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, मैक्सिमम डिफ्यूजन होता है किसमें, गैस में। मैक्सिमम डिफ्यूजन इज फाउंड इन गैस। गैस के बाद लिक्विड और लिक्विड के बाद सॉलिड, ठीक है।
समझ गए बात को? इन पॉइंट्स को नोट करें, सिंपल हैं, सीधे हैं, तो हम आगे बढ़ें। नोट करें इसको। इसके बाद हमारे पास टर्म है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन एक ऐसा अमल है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड हो जाता है गैस में विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड फेज। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू गैसियस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड स्टेट। सॉलिड का गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट होना, चेंज ऑफ सॉलिड इनटू गैस विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड ऑन हीटिंग, तो इसे कहा जाएगा सब्लिमेशन। ठीक है, हम सब्लिमेशन को कह सकते हैं कि सब्लिमेशन इज रिवर्स ऑफ डिपोजिशन। डिपोजिशन का ये रिवर्स है। सब्लिमेशन इज अ रिवर्स ऑफ डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होता है? मैंने आपको इनिशियल लेक्चर में पढ़ाया होगा कि गैस कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सॉलिड में। अब कौन कौन से कंपाउंड सब्लिमेशन शो करते हैं? सॉलिड CO2, आयोडीन, नेप्थलीन, कैम्फर वगैरह वगैरह, दे ऑल शो सब्लिमेशन। सवाल पैदा होता है कि व्हाई दे शो सब्लिमेशन, सब्लिमेशन ये क्यों शो करते हैं? तो इसका जवाब हमें मिलेगा KMT में, एक्सप्लेनेशन इन टर्म्स ऑफ KMT। KMT में इसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। अब KMT क्या कहती है कि इन पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी नॉर्मल सॉलिड्स में होती है। तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल सॉलिड में तो जब आप हीट करते हो तो वो फोर्स वीक होती है तो लिक्विड आ जाता है। इनमें जो फोर्स है वो फोर्स उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी ऑर्डिनरी सॉलिड्स में होती है। तो क्या होता है, जैसे हम हीट करते हैं तो हीट करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे ये फोर्स बिल्कुल वैनिश हो जाती है। अगर फोर्स वैनिश हो गई तो स्टेट डायरेक्ट सॉलिड से कहां चली जाएगी? गैस के अंदर। तो पहला पॉइंट हम इसमें ये लिखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन सच सॉलिड्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वीक एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी सॉलिड्स। ऑर्डिनरी सॉलिड्स के मुकाबले में इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होती है। तो क्या होगा? व्हेन दे आर हीटेड या ऑन हीटिंग अ पॉइंट कम्स, एक पॉइंट आएगा वेयर दीज फोर्सेस वैनिशेस एंड सॉलिड इज चेंज्ड इनटू गैस। और सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा? गैस में चेंज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नोट करें इसको, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, नोट दीज पॉइंट्स, वील बी मूविंग फर्दर। इसके बाद हमारे पास है टर्म क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। अब देखें, सॉलिड्स को रेगुलर शेप की बुनियाद पे दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक वो जिसकी रेगुलर शेप हो, दूसरे वो जिसकी इर्रेगुलर शेप हो। रेगुलर शेप वाले को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, इरेगुलर शेप वाले को हम अमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। तो पॉइंट पहला हम क्या लिखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप, on the basis of shape, two types of solids are there. Two types of solids, एक crystalline
दूसरा अमॉर्फस। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्रिस्टलाइन किसे कहते हैं? ऐसे सॉलिड्स जिनकी एक रेगुलर शेप हो, सिस्टमैटिक शेप हो, 3 डायमेंशनल रिपीटेटिव अरेंजमेंट हो। ठीक है, तो अगर हम हेडिंग दें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम क्या कहेंगे? ऐसे सॉलिड्स जिनकी रेगुलर, having regular systematic repetitive 3-dimensional structure, जिनकी रेगुलर रिपीटेटिव 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। मींस एक किस्म की रेगुलर स्ट्रक्चर हो, तो दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारे पास क्या आ जाते हैं? मेटल्स आ जाते हैं, और क्या आ जाते हैं? हमारे पास साल्ट्स आ जाते हैं, शुगर, डायमंड वगैरह वगैरह। अब मैंने मेटल की बात की, तो मेटल में हमारे पास मरकरी है, वो लिक्विड है, तो वो यहां नहीं आएगा, लेकिन तकरीबन सारे मेटल्स। ठीक है, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये जो सरफेसेस हैं, इन सरफेसेस को कहा जाता है फेसेस। दीज सरफेसेस आर कॉल्ड फेसेस। ठीक है, they are bound by plane surfaces। ये जो plane surfaces हैं called faces। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई लिक्विड अवेलेबल है, अगर हमारे पास कोई लिक्विड अवेलेबल है, इसको नोट करें तो हम आगे बढ़ें। ठीक है, अगर हमारे पास कोई लिक्विड अवेलेबल है और उस लिक्विड को अगर हम स्लोली कूल करें, अ लिक्विड इफ कूल्ड स्लोली, अगर लिक्विड को स्लोली कूल किया जाए तो क्या बनेगा? इट गिव्स क्रिस्टलाइन। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पार्टिकल्स के पास टाइम होता है अपनी प्रॉपर जगह पे सेटल होने का। पार्टिकल्स हैव इनफ टाइम टू सेटल ऑन देयर प्रॉपर पोजीशन। अपनी प्रॉपर पोजीशन पे सेटल होने के लिए पार्टिकल्स को टाइम चाहिए। ये ऐसे ही है, मिसाल के तौर पे एक क्लास में चेयर सेट हो, ठीक है, एक प्रॉपर सीक्वेंस से बना हुआ हो, 50 स्टूडेंट्स या 100 स्टूडेंट्स बाहर हो, हम उनको कहें कि भाई 1 मिनट है, दे वर ऑल आउट, सारे बाहर हो, उनको हम बोलेंगे भाई 1 मिनट है, आप अंदर जाके सेटल हो, तो वो भगदड़ में मचेंगे। तो क्या होगा? कोई कहाँ बैठेगा, कोई कहाँ बैठेगा। तो सेम केस, लेकिन अगर हम उसको स्लोली कहेंगे यू हैव इनफ टाइम, यू हैव 10 मिनट्स टू सिट इन द क्लास, तो क्या होगा? हर कोई अपनी प्रॉपर जगह पे बैठेगा और रैंडमनेस भी नहीं आएगी। तो इसीलिए अगर किसी लिक्विड को कूल किया जाएगा स्लोली तो इट गिव्स क्रिस्टलाइन। क्यों? क्योंकि बिकॉज देयर पार्टिकल्स फाइंड इनफ टाइम उनको मिलेगा to settle on their proper position। और कौन सी प्रॉपर पोजीशन है? याद रखो, वो प्रॉपर पोजीशन है मैक्सिमम अट्रैक्शन एंड मिनिमम एनर्जी। ये सवाल आया हुआ है एमसीक्यूज में कि वो कौन से पॉइंट हैं जहां पर सॉलिड के पार्टिकल्स अपने आप को सेटल करते हैं। तो वो पॉइंट्स वो हैं कि जहां पर अट्रैक्शन ज्यादा हो और एनर्जी मिनिमम हो। ठीक है, समझ गए बात को? तो ये है क्रिस्टलाइन। दूसरा हमारे पास है अमॉर्फस। ठीक है, अब अमॉर्फस में देखें 2 लफ्ज हैं, एक अ, दूसरा मॉर्फ। अ का मतलब है विद आउट, मॉर्फ का मतलब है फॉर्म।
या शेप। तो इसका मतलब ये होगा कि विदाउट रेगुलर शेप या फॉर्म, रेगुलर शेप या इसकी कोई फॉर्म नहीं होगी। तो हम इसकी अगर डेफिनेशन बनाएं तो हम क्या कहेंगे कि दे हैव इर्रेगुलर नॉन सिस्टमैटिक नॉन रिपीटेटिव 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो उसे क्या कहा जाएगा? अमॉर्फस। जैसे एक ये पार्टिकल है, दूसरा फिर ये कुछ और हो, तीसरा ऐसे हो, तो इस किस्म की सरफेस को क्या कहा जाएगा? अमॉर्फस। ठीक है। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ जाते हैं? हमारे एग्जाम्पल में आ जाते हैं गिलास, रबर, प्लास्टिक वगैरह वगैरह, ये सारे क्या हैं? अमॉर्फस। अब आप सोच रहे होंगे कि सर गिलास तो हमारे पास घर में है, गिलास की चीजें बनी हुई हैं बहुत सारी, उनकी तो एक रेगुलर शेप है, सिस्टमैटिक शेप है, रबड़ की भी है, पाइप है, चेयर है, ये बोर्ड है, इसकी भी कोई शेप है खास किस्म की। तो ऐसा क्यों? बज़ाहिर ये आपको लग रहा होगा कि रेगुलर शेप है इनकी, लेकिन जब आप इसकी एटम की अरेंजमेंट देखेंगे तो वहां पे आपको इर्रेगुलरिटी दिखाई देगी, एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे। ठीक है। तो दे हैव इर्रेगुलर। अब ये कैसे बनता है? तो याद रखो जो मैंने आपको पॉइंट बताया था कि भाई अगर स्टूडेंट्स को 1 मिनट हो क्लास में बैठने के लिए और दूसरे स्टूडेंट्स को हो 10 मिनट हो क्लास में बैठने के लिए, तो 1 मिनट वाले भगदड़ मचाएंगे और अपनी प्रॉपर जगह पे नहीं पहुंच सकेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि इफ अ सब्सटेंस या इफ अ लिक्विड इज कूल्ड सडनली, तो क्या होगा? इट गिव्स अमॉर्फस। ये हमें क्या देगा? अमॉर्फस देगा। क्यों अमॉर्फस देगा? क्योंकि बिकॉज देयर पार्टिकल्स डू नॉट फाइंड इनफ टाइम टू सेटल on their proper position। पार्टिकल्स अपनी प्रॉपर पोजीशन पे सेटल नहीं होंगे। अगर प्रॉपर पोजीशन पे सेटल नहीं होंगे तो उनकी कोई रेगुलर शेप नहीं होगी। समझ गए बात को? आप इसको नोट करें। तो कुछ और पॉइंट्स हम पढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ते हैं जो ज्यादातर क्रिस्टलाइन की हैं और एक आधी अमॉर्फस की हैं। तो उन बेसिक टर्म में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अब सॉलिड्स कौन से हैं हमारे पास? क्रिस्टलाइन भी आ गया, अमॉर्फस भी आ गया। सबसे पहली हमारे पास टर्म है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का ये मतलब नहीं है तेज मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है सिंगल मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एक ही मेल्टिंग पॉइंट। एक ही मेल्टिंग पॉइंट से क्या मतलब है? आपने कभी प्लास्टिक को गर्म किया हो या गर्म होते हुए देखा हो तो आपको थोड़ी ही देर में उस प्लास्टिक से फ्यूम्स निकलना दिखाई देंगे, वो प्लास्टिक लिक्विड बनता हुआ दिखाई देगा और उसी टेम्परेचर पे आपको कुछ प्लास्टिक सॉलिड दिखाई दे रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट एक नहीं है, एक तरतीब से रेंज बनी हुई है। कुछ पहले मेल्ट हो रहा है, कुछ बाद में हो रहा है। लेकिन अगर आपके पास आइस है तो वो 0 पे मेल्ट होगी, या NaCl है तो वो 801 पे मेल्ट होगा। तो एक ही मेल्टिंग पॉइंट को क्या कहा जाता है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट मींस सिंगल मेल्टिंग पॉइंट, या हम ये कह सकते हैं कि अ मेल्टिंग पॉइंट वेयर entire crystal melts at a single temperature। ऐसा मेल्टिंग पॉइंट जहां पे पूरा क्रिस्टल एक ही टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाए, उस मेल्टिंग पॉइंट को क्या कहा जाएगा? शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि शार्प मेल्टिंग पॉइंट इस वजह से होता है कि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स
पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्या होती है? यूनिफॉर्म, एक जैसी, यकसां। तो इसीलिए हम कहते हैं कि दिस इज ड्यू टू यूनिफॉर्म फोर्स। यूनिफॉर्म फोर्स की वजह से, एक जैसी फोर्स होगी तो एक ही टाइम पे ब्रेक होगी। मिसाल के तौर पे सिंपल मैं दे रहा हूं कि भाई इसके बीच में, ध्यान से सुनना, यहां फोर्स है सपोज 2 न्यूटन, 2 न्यूटन, तो 2 न्यूटन एक ही जगह पे आके ब्रेक होगी ना। लेकिन अगर ये 2 हो, ये 4 हो, ये 5 हो, तो ये पहले ब्रेक होगा, ये बाद में ब्रेक होगा, ये बाद में ब्रेक होगा। तो जब बाद में ब्रेक होगा, कुछ पहले होगा कुछ बाद में होगा, तो इसका मतलब क्या है? कोई पहले मेल्ट होगा, कोई बाद में मेल्ट होगा। लेकिन अगर सारों के बीच में फोर्स जैसी है तो ये सारे क्या होंगे? एक ही वक्त में मेल्ट होंगे। तो इसे क्या जाएगा? शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। और क्या है हमारे पास? और हमारे पास टर्म है क्लीवेज एंड क्लीवेज प्लेन। क्लीवेज कहते हैं स्प्लिटिंग को। और एक और मैं आपको बात बताऊं कि क्लीवेज पूरी अंग्रेजी में वो अकेला लफ्ज है जिसके 2 मीनिंग्स हैं। आप कहोगे सर ये क्या बात कर दी, बहुत सारे लफ्जों की 2 मीनिंग्स हैं। हाँ, काम वाला जुमला अगला है। 2 मीनिंग्स हैं और वो दोनों एक दूसरे की अपोजिट। ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज में कोई दूसरा लफ्ज नहीं है कि जिसकी 2 मीनिंग्स हों, दोनों अपोजिट हों। तो क्लीवेज का मतलब तोड़ना भी, क्लीवेज का मतलब जोड़ना भी। तो यहां क्लीवेज का क्या मतलब है? स्प्लिटिंग ऑफ अ बिग क्रिस्टल इनटू स्मॉलर आइडेंटिकल शेप्ड क्रिस्टल। बड़े क्रिस्टल का छोटे क्रिस्टल में टूटना। अगर बड़ा क्रिस्टल ऐसा है तो इससे टूट के जो छोटा बनेगा वो भी ऐसा हो, तो इसका नाम है क्लीवेज। और याद रखो, जहां से ये टूटा होगा, जहां से ये क्लीवेज हुआ होगा, उसे कहा जाएगा क्लीवेज प्लेन। अ प्लेन फ्रॉम वेयर A plane at which cleavage occurs, जहां से क्लीवेज होगा उसे कहा जाएगा is known as cleavage plane, उसे कहा जाएगा क्लीवेज प्लेन। समझ में आ गई बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? जिस जगह से टूटेगा उस जगह को क्या कहा जाएगा? क्लीवेज प्लेन। ठीक है। और टर्म इसको नोट करें आप। इसके बाद हमारे पास टर्म है सिमेट्री। सिमेट्री क्या है? द रिपीटेशन ऑफ एजेस, एंगल्स और फेसेस। द रिपीटेशन ऑफ एंगल्स, एजेस और फेसेस व्हेन अ क्रिस्टल is rotated by 360 डिग्री, तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। मिसाल के तौर पे ये एक क्रिस्टल है, आप इसको रोटेट करोगे तो बार बार 360 के बाद आपको वही चीजें दिखाई देंगी, तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। ठीक है। सिमेट्री के बाद हमारे पास एक और टर्म है हैबिट। हैबिट क्या है? A shape in which a crystal grows। वो आदत जिसमें क्रिस्टल कोई रहता है वो उसकी शेप कहलाती है। कोई क्यूबिक है, कोई ट्राइगोनल है, दैट इज हैबिट ऑफ क्रिस्टल। और क्या इसके बाद टर्म है? और इसके बाद टर्म है एनआइसोट्रॉपी। एनआइसोट्रॉपी क्या है? एनआइसोट्रॉपी का मतलब
different properties in different directions. डायरेक्शंस चेंज हों, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए तो उसे कहा जाएगा एनआइसोट्रॉपी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस इज कॉल्ड एनआइसोट्रॉपी। जैसे ग्रेफाइड में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज, जैसे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये डायरेक्शन चेंज करने से चेंज हो जाती है। ग्रेफाइड प्लेन में से इलेक्ट्रिसिटी गुजारता है लेकिन प्लेन के परपेंडिकुलर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती, तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन चेंज करने की वजह से प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल आ जाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सारी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो डायरेक्शन पे चेंज करती हैं। सवाल पैदा होता है कि भाई आखिर ऐसा क्यों। तो देखें, डायरेक्शन चेंज करने से हो सकता है कि जो पहले पार्टिकल सामने थे वो कुछ और थे, बाद में जो पार्टिकल सामने थे वो कुछ और होंगे। इसके अलावा हमारे पास एक टर्म आती है आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी का मतलब क्या है, इसको नोट करें, हो गया। आइसोट्रॉपी का मतलब है सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस। सारी डायरेक्शंस में प्रॉपर्टी सेम हो उसे क्या कहा जाएगा, एन आइसोट्रॉपी। क्लियर है या इसमें कोई कंफ्यूजन है? ये सारी हमने चीजें पढ़ी, इन सारी चीजों में हमें देखना क्या है, हमें एक डिफरेंस एस्टेब्लिश करना है। किसके दरमियान, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस के दरमियान। क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस के दरमियान हमें एक डिफरेंस एस्टेब्लिश करना है। पहला डिफरेंस है शेप। अब यहां नंबर 1 लगाए, ये नंबर 1 समझ लो, क्रिस्टलाइन के लिए भी है, अमॉर्फस के लिए भी। तो पहला हम क्या कहते हैं कि भाई क्रिस्टलाइन में क्या होता है, शेप, या शेप की जगह हम ज्योमेट्री भी लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी क्या होगी, रेगुलर ज्योमेट्री होगी, रेगुलर रिपीटेटिव 3 डायमेंशनल सिस्टमैटिक। अमॉर्फस में देखोगे तो अमॉर्फस में क्या होगा, इर्रेगुलर नॉन सिस्टमैटिक। ठीक है, समझ में आ रही है बात। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, भाई एग्जाम्पल क्या है, क्रिस्टलाइन में NaCl आ गया, शुगर आ गया, डायमंड आ गया। यहां क्या आएंगे, यहां हमारे पास आ गया जैसे रबर, ठीक है, प्लास्टिक। उसके बाद क्रिस्टलाइन में हमारे पास क्लीवेज एंड क्लीवेज प्लेन। ये हमने क्लीवेज और क्लीवेज प्लेन पहले पढ़ा। ये पढ़ाने का मतलब इसलिए था कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, यहां खाली हम डिस्टिंग्विश करें। तो यहां पे हम कहेंगे कि क्रिस्टलाइन possess cleavage and cleavage plane। क्रिस्टलाइन में क्लीवेज भी होगा, क्लीवेज प्लेन भी होगा। अमॉर्फस में क्या, नो क्लीवेज, नो क्लीवेज प्लेन, ना क्लीवेज है ना क्लीवेज प्लेन है। चौथा डिफरेंस ये है कि भाई एनआइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी। तो क्रिस्टलाइन
क्या हैं? दे आर एनआइसोट्रॉपिक अमॉर्फस, आइसोट्रॉपिक। पांचवा पॉइंट, सिमेट्री। तो क्रिस्टलाइन होते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्री हमने पढ़ी है कि भाई रिपीटेशन करो एंगल को, एजेस को, दोबारा वो अपीयर हो। ये है नॉन सिमेट्रिकल। ठीक है, समझ गए बात? कोई इसमें कोई कंफ्यूजन है? तो ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास था क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस से रिलेटेड बातें। ठीक है, देख लें आप। अब ये अगर हम पॉइंट देखें, हाँ एक और पॉइंट रह गया, पॉइंट नंबर 6, मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन में हो रहा है नोटिस, क्रिस्टलाइन में क्या है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अमॉर्फस में नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट होगा। देयर इज अ रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होगी। क्यों? क्योंकि क्रिस्टलाइन में यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं, यहां वेरिएबल फोर्स है या नॉन यूनिफॉर्म फोर्स है। ठीक है, समझ गए बात को? या इसमें कोई कंफ्यूजन है? तो देखें, ये सारी चीजें हमने देखी कि ये क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में है। तो ये जो अगर हम इस पे हाईलाइट करना चाहें तो ये कहाँ होगा? ये क्रिस्टल में होगा। ये भी कहाँ होगा? क्रिस्टल में होगा। जहां मैं क्रिस्टल लिख रहा हूं माना क्रिस्टल है, वहां नहीं। सिमेट्री कहाँ होगी? क्रिस्टल में होगी। हैबिट कहाँ होगी? हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल कहाँ होगी? क्रिस्टल में। एनाइसो क्रिस्टल, आइसो ये होगी अमॉर्फस में। ठीक है, समझ गए बात को? या इसमें कोई कंफ्यूजन है? नोट करें इसको आप, तो हम फिर आगे बढ़ें। यस, तो अब हम जो टर्म पढ़ते हैं ये प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल से ही रिलेटेड है, जिसमें हमारे पास आती है आइसोमॉर्फिज्म। आइसो का मतलब है सेम, मॉर्फ का मतलब है फॉर्म या शेप। जब मुख्तलिफ कंपाउंड्स की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एक जैसी होगी तो हम उन्हें कहेंगे आइसोमॉर्फिक फॉर्म्स या आइसोमॉर्फस, और ये फिनोमेना कहलाएगा आइसोमॉर्फिज्म। तो हेडिंग देते हैं हम आइसोमॉर्फिज्म। When two different compounds having same crystalline structures, they are known as isomorphous। उन्हें क्या कहा जाएगा? आइसोमॉर्फस कहा जाएगा। और जो फिनोमेनन है आइसोमॉर्फिज्म, और ये फिनोमेना क्या कहलाएगा? आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा। जब एक ही कंपाउंड की दो मुख्तलिफ फॉर्म्स हों तो उन्हें कहा जाएगा आइसोमॉर्फस, और फिनोमेना कहलाएगा आइसोमॉर्फिज्म। जैसे हमारे पास एग्जांपल है NaF सोडियम फ्लोराइड एंड MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या बनाते हैं? दे फॉर्म क्यूबिक क्रिस्टल्स। ये कौन से बनाते हैं? क्यूबिक क्रिस्टल्स। ठीक है, मींस अगर आप देखें तो कंपाउंड्स अलग हैं, राइट, लेकिन इनका लुक क्या होगा? सेम होगा। ये ऐसे ही है जैसे अगर हम हमारे बुक्स देखें, उसके केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बुक देखें तो वो आउटर लुक के हिसाब से एक जैसे हैं, लेकिन वो इनर तो चेंज होंगे, जाहिर सी बात है। तो केमिस्ट्री बायोलॉजी एक जैसे हैं, एक दूसरे के ऊपर वो सेटल हो सकते हैं, लेकिन
लेकिन अगर हमारे पास केमिस्ट्री के ऊपर हम उसका बुक रखें फिजिक्स का, तो वो सेटल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी शेप अलग है। निकल सल्फेट, जिंक सल्फेट, ये क्या बनाएंगे? ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, तो ये कहलाते हैं आइसोमॉर्फस, और फिनोमेना क्या कहलाएगा? आइसोमॉर्फिज्म। अब इसकी प्रॉपर्टीज, जैसा कि ये दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, तो क्या होगा? हैविंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? इनकी डिफरेंट होंगी। क्योंकि कंपाउंड ही अलग अलग है। ठीक है, और क्या है? और ये है कि दे हैव सेम रेशियो ऑफ एटम्स। नोट करें इसको। ठीक है, दे हैव सेम रेशियो ऑफ एटम्स। एटम्स का रेशियो सेम होगा। जैसे अगर हम देखें NaF एंड MgO, MaF MgO, सोडियम का कितना है? 1:1। MgO का कितना है? 1:1। तो दे हैव सेम रेशियो ऑफ एटम्स। और इनको अगर मिक्स करेंगे सॉल्यूशंस, व्हेन देयर सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड, दे फॉर्म मिक्स्ड क्रिस्टल्स। क्यों? क्योंकि भाई क्रिस्टल्स, जब आपके पास कोई सॉल्यूशन है और आप उसको क्रिस्टलाइज करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर जो सॉल्यूट होगा वो अपनी जिस हैबिट होगी उसकी, वो उस क्रिस्टल में जाएगा। और याद रखें, हैबिट सेम सिचुएशन में सेम ही होती है, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी कंडीशन ऊपर नीचे हो जाए तो थोड़ी सी शेप में चेंजिंग आ जाती है, लेकिन हैबिट विल रिमेन सेम। हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल विल रिमेन सेम। तो अगर क्यूबिक किसी का क्रिस्टल बनना है तो NaF का भी क्यूबिक बनेगा, MgO का भी क्यूबिक बनेगा। तो क्यूबिक अगर यूं है सपोज, तो ये NaF हो, अगर बीच में MgO हो तो वो इसके ऊपर आ जाएगा। NaF MgO, NaF MgO, तो ये क्या कहलाएगा? ये मिक्स्ड क्रिस्टल्स कहलाएंगे। और यहीं से एक टर्म निकलती है जिसे कहा जाता है प्रॉपर्टी ऑफ ओवरग्रोथ। मींस one crystal can grow over the surface of the other. तो means property of overgrowth is observed. That is, one crystal can grow on the surface of other crystal. एक क्रिस्टल दूसरे क्रिस्टल की सरफेस पे ग्रो कर सकता है। ये ऐसे ही है जैसे केमिस्ट्री के ऊपर बायोलॉजी की बुक्स सेटल होती जाएंगी ज़्यादा, लेकिन अगर यहीं पे फिर फिजिक्स की बुक आ जाएगी तो फिजिक्स का साइज कम है, तो वो एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली सेटल नहीं हो पाएंगी। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। इसके बाद दूसरी टर्म है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब क्या है? मेनी। यहां देखें, हम यहां लिखते हैं आइसो सेम मॉर्फ फॉर्म या शेप। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम क्या लिखेंगे भाई? पॉली का मतलब मेनी, मॉर्फ का मतलब वही फॉर्म या शेप। ठीक है, तो यहां क्या होगा? टू ना एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपाउंड इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करना क्या कहलाएगा? पॉलीमॉर्फिज्म।
और वो एक दूसरे के कहलाएंगे पॉलीमॉर्फ्स, दे आर कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फ। जैसे आइसोमॉर्फिज्म में आइसोमॉर्फ, ये पॉलीमॉर्फ। नोट करें इसको। तो आगे चलें हम। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। एक क्रिस्टलाइन फॉर्म का नाम है कैल्साइट, दूसरी का है आरागोनाइट। कैल्साइट है, कैल्साइट की शेप कौन सी है बताओ भाई। Calcite is what? Calcite is trigonal, ये ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, समझ में आ रही है बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? यही टर्म अगर एलिमेंट्स पे अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी एलोट्रॉपी। एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन या मोर देन वन फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। ठीक है, जैसे कार्बन, डायमंड भी है, कार्बन ग्रेफाइट भी है। सल्फर, मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल। ठीक है, तो सल्फर वही हमें दो फॉर्म्स में मिलता है, मोनोक्लिनिक में भी मिलता है और सल्फर हमें रोम्बिक में भी मिलता है। ठीक है, तो ये है एलोट्रॉपी। ठीक है, और एक और टर्म यहां से रिलेटेड होगी, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है? अ टेम्परेचर वेयर टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आर इन इक्विलिब्रियम या को एग्जिस्ट करें तो उसे कहा जाएगा ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, जैसे एक ट्रांजिशन टेम्परेचर हमारे इंटर के बुक में लिखा हुआ है, सल्फर वाली फॉर्म में वो कितना है वो आप सोच के देख के मुझे बताइए। ठीक है, समझ गए बात को? आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम कुछ और बातें डिस्कस करते हैं, इसको नोट कर लें। हाँ जी, अब हमने कुछ एमसीक्यूज लिखे हैं, देखें। पहला है द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली चेंज्ड टू वेपर्स इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स में चेंज हो जाए उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डायरेक्टली चेंज होगा वेपर्स में। तो ये हमने पढ़ा है, सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स, सब्लिमेशन, ये सवाल आया हुआ है। द सॉलिड विच अंडरगो सब्लिमेशन, कौन सा सॉलिड है जो सब्लिमेशन करता है? आर्गन, आयोडीन, सोडियम क्लोराइड, वाटर। तो क्या होगा? आयोडीन। द सब्लिमेशन इज यूज्ड टू प्यूरिफाई, ये प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है। किसको प्यूरिफाई करना? ये प्यूरिफाई करता है सॉलिड को। ठीक है, समझ गए? ये देखें 3 एमसीक्यूज हो गए। आगे नेक्स्ट, sublimation is a technique that helps chemists to break, melt, freeze, purify। sublimation याद रखें एक टेक्निक है जो किसके लिए यूज होती है? प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होती है। अगला सवाल देखो, a technique in which two liquids are separated by heating process is known as। अब ये सवाल वहां डिस्कस नहीं है, लेकिन बल्कि ये टॉपिक हमने पढ़ा नहीं, लेकिन ये आगे भी काम आएगा और अभी एज एन इंफॉर्मेशन, तो उसे कहा जाता है डिस्टिलेशन। उसके बाद सेलेक्ट अ पेयर ऑफ कंपाउंड विच इज आइसोमॉर्फिक इन नेचर। पेयर सेलेक्ट करो जो आइसोमॉर्फिक हो।
तो देखें NaCl एंड KNO3, MgO एंड NaF, KNO3 एंड MgO, NaF एंड CaCO3। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सोडियम फ्लोराइड, आपको याद होगा कि दे बोथ फॉर्म क्यूबिक क्रिस्टल्स, तो ये सही जवाब है। ठीक है, आगे देखें। ये वाले एमसीक्यूज कुछ मैंने फेडरल से, पंजाब से और ओ लेवल से उठाए हुए हैं, इनमें से ये मिक्सचर है उन सारों का। आगे देखो, आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस, जो आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस हैं उनमें क्या होता है, हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बी डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, सी सेम फिजिकल एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, या डी डिफरेंट फिजिकल एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आइसोमॉर्फिक क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ये। आगे देखें, द हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल, हैबिट ये करेक्शन कर लो, द हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल इज इट्स, क्या है वो हैबिट, क्या हैबिट मैंने आपको बताया था जिस शेप में क्रिस्टल एग्जिस्ट करता है वो उसकी हैबिट कहलाती है, तो इसका जवाब क्या होगा, शेप। आइसोमॉर्फिज्म इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ कंपैटिबल। अब ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, मुझे आप इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है, साइज, शेप, कलर या रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द प्लेन्स along which crystalline solids are broken down are called as, वो प्लेन जहां से क्रिस्टलाइन सॉलिड ब्रेक होते हैं उन प्लेन्स को क्या कहा जाता है, रेगुलर प्लेन्स, इरेगुलर प्लेन्स, सिंपल प्लेन्स या क्लीवेज प्लेन। तो ये हमने पढ़ा था, स्प्लिटिंग होती है तो दैट इज कॉल्ड क्लीवेज, जिस प्लेन पे होती है उसे कहा जाता है क्लीवेज प्लेन। आगे देखो, अमॉर्फस सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, अंडरगो क्लीवेज, हैव आइसोट्रॉपी, डी ऑल। तो अमॉर्फस का शार्प नहीं होता, आपको पता है, ठीक है, और आइसोट्रॉपी उसमें होती है, तो दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द ग्रोइंग ऑफ वन क्रिस्टल ऑन द सरफेस ऑफ अदर इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ ओवरग्रोथ। एक क्रिस्टल की सरफेस पे दूसरा क्रिस्टल ग्रो करता है तो उसे कहा जाता है प्रॉपर्टी ऑफ ओवरग्रोथ। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, याद रखो क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनमें यूनिफॉर्म फोर्सेस होती हैं, तो इसका जवाब क्या होगा, डायमंड, NaCl, आइस, ये सारे क्रिस्टलाइन हैं। आगे देखो, डैश शोज आइसोट्रॉपी, किसमें आइसोट्रॉपी होगी, आइसोट्रॉपी किसकी प्रॉपर्टी है, इफ यू रिमेंबर आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी है अमॉर्फस की। तो डायमंड, ग्रेफाइट, रबर, रबर इज अमॉर्फस, तो ये जवाब होगा। तो देखें, हमने टॉपिक डिस्कस किया और उससे रिलेटेड काफी सारे एमसीक्यूज किए, अराउंड अबाउट 12 to 15, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।